बाली में 17वीं G20 समिट शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर सेशन चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले पीएम अपूर्वा कैम्पिंस्की होटल पहुंचे। यहीं पर समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां मोदी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी और यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याएं, इन सब ने मिलकर विश्व में तबाही मचा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन तहस-नहस हो गई है। पूरी दुनिया में जीवन और जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट बना हुआ है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती और गंभीर है। वो पहले से ही रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहे थे। उनके पास दोहरी मार से जूझने की आर्थिक क्षमता नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यूएन जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं इन मुद्दों पर निष्फल रही हैं। हम सभी इनमें उपयुक्त रिफॉर्म्स करने के में असफल रहे हैं। इसीलिए आज G20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि पोस्ट कोविड काल के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की रचना करने का जिम्मा हमारे कंधों पर है। समय की मांग है कि हम विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प दिखाएं। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जब G20 बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमि में मिलेगा तो हम सभी सहमत होकर विश्व को एक मजबूत शांति संदेश देंगे। पीएम ने G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। हमें एनर्जी की सप्लाई पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और एनर्जी बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। 2030 तक हमारी आधी बिजली अक्षय स्रोतों से पैदा होगी। समावेशी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य की जानी चाहिए। G20 समिट की शुरुआत होते ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी हाथ मिलाया। अपने 45 घंटे के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बातचीत के बाद बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और चीन बातचीत के जरिए मतभेद खत्म कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस ओर इशारा किया और ताइवान के मुद्दे पर भी बात की। G20 सम्मेलन शुरू होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G20 के देशों से अपील की है कि रूस के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। इससे पहले खेरसन पर वापस कब्जा होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसन का दौरा किया और कहा कि खेरसन पर मिली जीत युद्ध के अंत की शुरुआत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने G20 समिट पर कहा कि बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया में बढ़ते खाद्य संकट जैसे मुद्दों पर भी बहस होगी। इसकी तस्दीक पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में की। शोल्ज ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर G20 देशों के बीच होने वाली बैठक में लंबा समय लग सकता है। साथ ही कहा कि इस साल की बैठक बेहद कठिन होने वाली है। कल से 3 दिन के चुनावी दौरे पर गुजरात और आए सीएम केजरीवाल का दूसरा दिन है। केजरीवाल आज अबुर्दा सेना की महापंचायत में शामिल होंगे। अबुर्दा सेना के फाउंडर और 800 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी आज आप में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपना गुजरात में चुनावी दौरा बढ़ा लिया है। गुजरात में चुनावी प्रचार का जोर पकड़ता जा रहा है। सभी पार्टियां अभी से ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आणंद में बीजेपी के लिए कैंपेन करने वाली हैं। इससे पहले बीजेपी ने गुजरात में उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है।
एमसीडी चुनाव के लिए कल नामांकन का काम पूरा होने के बाद दिल्ली में मेगा प्रचार शुरू हो गया। उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर चुके हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने देर रात उम्मीदवारों की बैठक बुलाई और कई मुद्दों पर चर्चा की। दूसरी तरफ बीजेपी ने पोस्टर से भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। यूपी के औरैया सदर की विधायक गुड़िया कठेरिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुड़िया कठेरिया ढोलक बजाते हुए गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल विधायक गुड़िया औरैया में आयोजित भागवत कथा में शामिल होने आई थी और फिर वो महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन में शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सत्येंद्र जैन को जेल में विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया था और कहा था कि जेल में अज्ञात व्यक्ति जैन के पैरों की मसाज कर रहे थे, उन्हें विशेष भोजन परोसा गया। ईडी ने कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे की कुछ तस्वीरें भी दिखाई और आरोप लगाया कि ज्यादातर समय जैन अस्पताल में रहे या जेल के अंदर सुविधाओं का उपभोग करते रहे। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से नहीं। जस्टिस शाह ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर उनको किसी भी दूसरे ढंग से धर्मांतरण कराया जाता है तो ये सही नहीं है। इस केस की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। जनसुराज पदयात्रा के दौरान बेतिया में चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू को परिवार की चिंता है, नीतीश कुमार को कुर्सी की और बीजेपी को बिहार से कोई मतलब नहीं। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, सपना है कि अपने जीवनकाल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा देखें। प्रशांत किशोर आजकल बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 दिन के लिए फैसला टाल चुकी है। अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आएगा। 17 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई घटकर 6.77% पर आ गई है। सितंबर में यह आंकड़ा 7.41% पर था। तो वहीं एक साल पहले यानी कि अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.48% थी। लगातार 2 महीने बढ़ने के बाद सीपीआई में गिरावट देखने को मिली है। नए आंकड़ों के साथ ही महंगाई 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। खाने पीने का सामान, खासतौर पर सब्जियां और दालों की कीमतों के घटने की वजह से महंगाई घटी है। अक्टूबर महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर सितंबर के 8.6% से घटकर 7.01% पर आ गई, जबकि सब्जियों की महंगाई सितंबर के 18.05% से घटकर 7.77% पर पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही बादलों ने मेहरबानी की है। तेज हवा के बाद हल्की बारिश हुई। तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन सबसे राहत जो मिली है वो है वायु प्रदूषण से। बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह लोग वॉक करते नजर आए। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा लोगों को एयर क्वालिटी में भी सुधार महसूस हो रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने अपनी पहली उड़ान भरी। उनकी उड़ान 45 मिनट की थी। उड़ान के बाद वीएस पठानिया ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जमकर तारीफ की। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकते हैं। इसमें अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे है। 500 किलोग्राम वजन के साथ एक बार में 350 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है। इनमें 6 लोग बैठ सकते हैं। 37.8 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 11.1 फीट है। भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक मौका है। पहली बार देश की प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। 3 पेलोड वाला ये खास विक्रम एस रॉकेट इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है।
दिल्ली के लोगों के लिए बिजली के बिल पर सब्सिडी लेने का आज आखिरी मौका है। 15 नवंबर के बाद बिजली के बिल पर छूट चाहिए तो आज ही आवेदन करना होगा। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की तारीख पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया था। आज झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी झारखंड वासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। झारखंड के स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित करने जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। 2 साल बाद लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क में पहले दिन पहुंचे लोगों को मुफ्त में जंगल की सैर कराई जाएगी। सैलानी यहां के प्राकृतिक वातावरण और दुर्लभ वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे पहले गाड़ियों के पहिए थम गए। इसका असर लोगों की जरूरत की चीजों पर भी पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया है। बर्फ हटाने वाली मशीनों को यहां पर लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों और कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला समेत 5 शहरों में ताजा बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति घाटी के केलान, पांगी बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। शिमला में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। लोगों को शीतलहर का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद वहां पहुंचे सैलानियों का जोश हाई है। हिमाचल के चंबा जिले के ऊपरी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। चंबा के ऊंचाई वाले इलाके पांगी, भरमौर, तिस्सा, डलहौजी पहाड़ियों में बर्फबारी यहां पर देखी जा सकती है। सफेद चादर से पहाड़ी ढकी हुई है। पारा शून्य के नीचे है और इस साल यहां पर पर्यटन व्यवसाय को सैलानियों से काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीती रात से ही भारी बर्फबारी का दौर जारी है। यहां पर बर्फबारी की वजह से इलाके में हर तरफ बर्फ नजर आ रही है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ बिछी हुई है। ऐसे में पर्यटन नगरी कुल्लू सैलानियों से गुलजार है। दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक का स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो स्कूटर की भी सवारी कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में भी बर्फबारी का दौर जारी है। पूरा का पूरा धाम बर्फ की चादर की आगोश में आ चुका है। आसपास के पहाड़ों में सफेदी नजर आ रही है। पूरा वातावरण सफेदमय हो गया है। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अभी बंद नहीं हुए, लेकिन पर्यटकों को यहां आने पर भगवान के साथ ही बर्फबारी का आनंद भी मिल रहा है। लद्दाख में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लेह में इस सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। बर्फबारी के साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम के करवट से अचानक ठंड बढ़ गई, लेकिन वहां घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे बर्फबारी को देखकर खिल गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। व्यापार मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक है। मेले को लेकर आयोजकों के साथ ही आम लोगों में भी खासा उत्साह है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की खासियत ये है कि इसमें राज्यों की कला और संस्कृति की झलक दिखाई जाती है और इसी के तहत बिहार पवेलियन की दीवारों पर उकेरी गई भागलपुर की मंजूषा कलाकारों ने लाइव प्रस्तुति देते हुए मंजूषा पेंटिंग बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन की दीवारों पर उकेरी गई भागलपुर की मंजूषा कलाकार लाइव प्रस्तुति देते हुए बना रही है मंजूषा पेंटिंग। दार्जिलिंग में घूम विंटर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ये मेला दिव्यांग बच्चों के लिए यादगार बने, इसका इंतजाम भी किया गया है और इसी के तहत 50 दिव्यांग बच्चों को टॉय ट्रेन की राइड करवाई गई। इन बच्चों ने टॉय ट्रेन से सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग का सफर तय किया।
तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला भारत, नेपाल, तिब्बत के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। सीएम धामी ने महोत्सव आयोजन समिति को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सेबों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। किन्नौर में इसके ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि ट्रायल सफल रहा। इस दौरान ड्रोन में एक सेब की पेटी को रखा गया, फिर ड्रोन इस सेबों की पेटी को लेकर हवा में उड़ गया। ड्रोन के इस्तेमाल से कम वक्त में सेबों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद मिली, साथ ही लोग ताजे सेब भी खा पाए। दिल्ली एम्स में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। एम्स में नई ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। इससे यहां पर आने वाले मरीजों को सहूलियत होगी और उन्हें ज्यादा देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एम्स में आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। भारत के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए मेजबान न्यूजीलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। केन विलियमसन टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि मार्टिन गप्टिल और ट्रेंट बोल्ट को आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच शुक्रवार से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन और बॉक्सर निखत जरीन जैसे स्टार के नाम भी शामिल हैं। 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें रूस पर यूक्रेन पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस प्रस्ताव में रूस से वहां हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई। 94 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ। भारत समेत 73 देशों ने इस मतदान से दूरी बनाए रखी। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। इंग्लिश चैनल से आ रहे अवैध प्रवासियों को रोकने के दोनों देश 72 मिलियन यूरो खर्च करेंगे। अवैध प्रवासी हर साल बड़ी संख्या में इंग्लिश चैनल पार करते हैं। ईरान में हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शन को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ईरानी क्रांति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच होने वाली परमाणु डील खटाई में पड़ सकती है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की सूरत में मैक्रों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी वकालत की है। टर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिकी अधिकारियों और रूसी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक को लेकर संशय बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी तक बैठक पर न ही सहमति बनी है और न ही इसे लेकर अभी तक किसी तरह की पुष्टि की जा सकती है। खाद्य संकट को दूर करने पर टर्की ने अहम बैठक होने वाली है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 74 साल के हो गए हैं। किंग चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंगम पैलेस में हुआ था। ब्रिटेन के महाराजा बनने के बाद किंग चार्ल्स का पहला जन्मदिन है, जिसे लेकर देश में उत्साह देखा जा रहा है। इस्तांबुल ब्लास्ट को लेकर टर्की पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की तस्वीर जारी की। पुलिस के मुताबिक अब तक 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। टर्की की सरकार ने बम विस्फोट के लिए कुर्द आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अपने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि कंपनी इसी हफ्ते से छंटनी की शुरुआत कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार छंटनी मुख्य रूप से एलेक्सा जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की डिवाइसेज यूनिट और इसकी रिटेल यूनिट समेत एचआर टीम में की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छंटनी की संख्या कम होने के साथ साथ बढ़ भी सकती है।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली में आए भूकंप का एक वीडियो सामने आया है। 17 सेकंड के इस वीडियो में भूकंप के तेज झटकों की वजह से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां हिलती नजर आ रही हैं। भूकंप के झटकों के साथ ही तेज हवाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। कुत्ते भौंकने लगे। कुछ सेकंड तक वहां इसी तरह का डर का माहौल बना रहा। अमेरिकी गायक और अभिनेत्री डॉली पार्टन को बेजोस करेज एंड सिविलिटी अवार्ड से नवाजा गया है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने उन्हें ये अवार्ड दिया। इसके तहत उन्हें $10 करोड़ की राशि भी दी गई है। काजोल स्टारर फिल्म सलाम वेंकी का ट्रेलर रिलीज हो गया। बीमार बेटे के इर्द गिर्द घूमती मां की इस कहानी का ट्रेलर इमोशनल है। इस फिल्म में काजोल मां के रोल में नजर आएंगी। एक्टर विशाल जेठवा इस फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं।